हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी के लिए लेकर मैं हाजिर हूँ, फिर वो चाहे यूपी टीजीटी से रिलेटेड हो, यूपी पीजीटी हो, और या फिर आपका यूपी जीआईसी एग्ज़ाम जो हमारा मई में होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी अभी आप बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़दीक हैं। और ये देखिए, अगर हम मान कर देखें कि अगर हमारे पास जो जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसकी मात्र हमारे पास 32 या 33 दिन के आसपास ही हमारे पास रहे हैं अभी। तो इन डेज़ में हम किस तरीके से अपना स्कोर कर पा सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अभी आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अभी जो चीज़ें आपने मतलब पढ़ ली हैं उसी को रिवाइज़ करने का टाइम है। अदरवाइज़ आप जो नई चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे तो आप पुरानी चीज़ों को भी आप क्या कर देंगे, उसको मिस कर देंगे। क्योंकि पुराने जब आप नई चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो पुरानी चीज़ों के उसमें आपका क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप ये कोशिश रखें कि अभी आप नई चीज़ों को ना उठाएं। आप यहाँ पर जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है उसको मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके, आप बेहतर अपना परफॉर्म कर पाएँ। तो इसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है और वही अब आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए हमको नया कोई टॉपिक्स यहाँ पे नहीं उठाना है। हमें अपने जो हमने पढ़ चुके हैं, जितना हमारा हो चुका है, उसी में से हमें क्या करना है, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, उसको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप वो कर ले ज़रूर। और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि मैन ऑफ इंग्लैंड यानी कि वेयर फॉर प्लग फॉर द लॉर्ड्स हु हाइक ए लो। ये एक लाइन आपके सामने यहाँ पर दी गई है, एंड आपको बताना है यहाँ पे कि वेयर फॉर अ व्यू विद टॉयल एंड केयर द रीच रोप्स योवर टायरेंट्स वियर द अबो लाइन आर फ्रॉम अ पोएम ऑफ। आपको बताना है कि ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि मैन ऑफ इंग्लैंड, जो कि मैन ऑफ एक इंग्लैंड है, और वो अगर हम बात करें वेयर फॉर, यहाँ पे प्लॉग दिया गया है जो कि लॉर्ड्स हु हैड ही लो, और यहाँ ये दो लाइन आपके सामने दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कौन सी पोएम की है, क्या मतलब किस राइटर की पोएम की है, किस ऑथर की है। तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, या फिर अगर हम बात करें टेनिसन, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा शेली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीबी शेली जो है हमारे, उसी का ये डेटा आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ कि दीज लाइन्स आर एक्साइटेड यानी कि एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सॉन्ग जो कि मैन ऑफ इंग्लैंड से लिया गया है, रिटन बाय पीबी शेली, जो कि पीबी शेली के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन क्योर, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो लाइन आपके सामने ली गई है ये कहाँ से ली गई है, ठीक है। विंटर इज कम एंड गॉन बट ब्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, ठीक है। जो हम बात करें यहाँ पर, इसने कहा है कि जो विंटर है वो आता है एंड गॉन और चला जाता है, बट ब्रीफ रिटर्न विद द रिवॉल्विंग ईयर। लेकिन जो अगर हम बात करें जो ब्रीफ रिटर्न, जो चीज़ जो यानी कि जो वक्त है या फिर जो चला गया है वो वापस लौटकर नहीं आता है, ठीक है। तो वो अगर हम बात करें किसने मतलब किसका ये आपको यहाँ पे कहाँ की आपको दिखाई दे रही है पोएम का डेटा है, ठीक है। लाइन है मतलब पोएम की, तो सेलिस एडोनिस की है, या फिर कीट्स की एंडी मोइन है, या फिर अगर हम बात करें टेनिसन का मेमोरियम है, या फिर आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का डावर बीच से लिया गया है। तो किससे यहाँ पर लिया गया है, ये आपका फिर से अगर हम बात करें वंस अगेन आपका जो हो जाएगा पीबी शेली का ही ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आंसर। और अगर मैं बात करूँ पीबी शेली ने जो कि उन्होंने क्या लिखा है, एडोनिस लिखा है, तो उन्हीं का ये आपका वर्क है जो कि उन्होंने लिखा था। किसकी उसमें लिखा था, उन्होंने लिखा था अगर हम बात करें जो कि एक इलाजी है आपकी, और ये किसकी याद में लिखा गया था, ये किड्स की याद में लिखा गया था, ठीक है। तो किड्स की याद में ये लिखा गया था यहाँ पर, जब जो आपकी जो जॉन किड्स है वो अगर हम बात करें उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उनकी याद में उन्होंने एक इलाजी शोक गीत उन्होंने लिखा था उनकी डेथ पर, ठीक है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऐसा कहें या ऐसा कहें, ठीक है। तो ये कौन सा मतलब ये कैरेक्टर कहाँ से लिया गया है, आपको ये कैरेक्टर बताना है। पीबी शेली का यानी कि प्रोथस उन बाउंड से लिया गया है, ठीक है। प्रोथेस यानी कि अनबाउंड से लिया गया है, या फिर जो कि आपका हेरोल्ड प्रिंटर्स का यानी केयर टेकर से लिया गया है, या फिर ग्रीस कर्नाल्स का यानी कि हैववदाना से लिया गया है, या फिर जीबी शाह जो हमारे हैं यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह का
क्या है, एप्पल कार्ट है। तो किससे यहाँ पर लिया गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो भी आपका पीबी शैली से लिया गया है, ठीक है। तो प्रोथोस आपका अनबाउंड से ये लिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर आंसर की बात करें अगर हम, तो ये कैरेक्टर है आपका जो कि प्रोथोबस इसकी वाइफ है, और जो कि अगर हम बात करें ओसिनिट, अदरवाइज अगर हम बात करें ये क्या है, नॉन एज क्लासिकल माइथोलॉजी है, ठीक है। माइथोलॉजी एज अ डॉटर है ऑफ ओशियन, यानी कि सागर की डॉटर के रूप में दिखाई गई है, या फिर हम इसको समुद्र की क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अप्सरा के रूप में आपको देखने को मिलती है। एंड ये सिस्टर है किसकी, पैंथर्स एंड आयरन की, ठीक है। इन दोनों की ये क्या है, सिस्टर है। ऐसा इज अगर हम बात करें पोर्ट्रेल्ड बाय शैली इज डीपली, किसके द्वारा ये कैरेक्टर दिया गया है, शैली के द्वारा, जो कि डीपली कनेक्टेड करती है टू द नेचुरल वर्ल्ड, एक नेचुरल प्राकृतिक दुनिया से उसको कनेक्ट किया गया है। एंड अफेक्टेड, जो कि एक अफेक्ट होती है किससे, बाय रॉन्ग डन और टू इट, कि जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ गलतियां वहाँ पे दिखाई गई है उसको वो क्या करता है, दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये एक 4 एक्ट आपका लिरिकल ड्रामा है जो कि पब्लिश किया गया था 1820 में, ठीक है। तो पीबी शैली का ये एक ड्रामा है, ड्रामा के रूप में आप इसको जानते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज शैली मास्टरपीस, आपको बताना है कि पीबी शैली का जो मास्टरपीस है वो कौन सा है इनमें से, ठीक है। कोई सी आपको देखने को मिलता है, या फिर ओड टू स्काईलार्क है, या फिर ओड टू वेस्ट विंड है, या फिर आपका प्रोथोमस यानी कि अनबाउंड है। तो जो अभी हमने पढ़ा था यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इनका क्या है, मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इनका मास्टरपीस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच अमंग द इनकी फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय पीबी शैली, पीबी शैली के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो उन्होंने नहीं किया है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, या फिर प्रोथोमस अनबाउंड, ये हमने अभी पढ़ा, ये उन्हीं का ही है। और यहाँ पर लैमिया की बात करें या फिर द केंसी की बात करें, तो कौन सा यहाँ पे वर्क होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा लामिया, ठीक है। जो लामिया है वही इनका वर्क नहीं है, वो किनका वर्क है, लामिया इज अ कंपोज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, किड्स के द्वारा, यानी कि आपका जॉन किड्स के द्वारा। और शैली वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ किड्स, वो किड्स के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, यानी कि उन्हीं के अगर हम बात करें वो भी रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं, जो कि नॉन एज वर्क सच एज एडोनिस, जैसे उन्होंने वर्क मतलब अगर हम बात करें लिखे हैं किसने, पीबी शैली के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो नाम दिए हैं यहाँ पे अगर हम बात करें और टू द वेस्ट विंड, लेकिन इन्होंने लैमिया नहीं लिखा है, जो कि आयरनिकली व्हेन पीबी यानी कि शैली डाई, अगर हम तो ये अगर हम बात करें पीबी शैली की डेथ जब हुई थी उनकी, तो उनकी पॉकेट पे से लैमिया की उनकी जो पोयम थी उसकी कॉपी उनकी जैकेट में मिली थी, जैकेट की पॉकेट में मिली थी। तो ये एक मतलब बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। आई डोंट नो कि याद रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, इससे वैसे कोई ऑप्शन क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि लैमिया की कॉपी अगर हम बात करें वो उनकी पीबी शैली की जेब से मिली थी जब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जब वो डूबे थे ना, पानी में डूबकर मर गए थे यानी कि समुद्र में, तो वहाँ जब उनकी बॉडी को निकाला गया था तो उनकी बॉडी में जो जैकेट उन्होंने पहन रखी थी उसकी पॉकेट से वो लैमिया की एक उनकी जो पोयम थी लिखी हुई वो निकली थी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है आपको जो मुझे बताना था। चलिए तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा ये वर्क है आपके सामने, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म किसके द्वारा लिखा गया, पोप शैली, W.B. ईट्स या फिर T.S. इलियट, तो किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो अगर हम बात करें आंसर हो जाएगा पीबी शैली, वंस अगेन आपका आंसर यही होगा। तो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम बात करें ये कब, अगर हम बात करें ये उनका शुरुआती वर्क है, बिल्कुल स्टार्टिंग उन्होंने कैसे लिखा था, ठीक है, जो कि एथिज्म के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और मतलब ठीक है, यानी कि एथिज्म जो कि नास्तिक और ठीक है आस्तिक के बारे में वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। और ये कब अगर हम बात करें पब्लिश हुआ है 1811 में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट टाइटल ऑफ शैलीज पोयम इज, आपको बताना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको घुमाने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, क्योंकि अगर हम बात करें पीबी शैली ने भी स्काईलार्क पे लिखा है, पोयम लिखी है, और जो हमारे प्यारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने भी लिखा है। तो आपको पहचानना है कि इनमें से आपकी पीबी शैली की कौन सी पोयम है, ठीक है। टू अ स्काईलार्क है, या फिर टू द स्काईलार्क है, द स्काईलार्क है, या टू स्काईलार्क है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, तो डेफिनेटली मैं बता दूं आपको टू अ स्काईलार्क, ए लगा हुआ इसमें ध्यान रखना, टू अ स्काईलार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें जो कैरेक्टर आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है, सही कैरेक्टर है वो आपका जो कि होगा, अगर हम बात करें पीबी शैली जो कि इन्होंने मतलब कि फेमस है, जो कि अगर हम बात करें जो कि एक पोयम है जो कि 1820 में लिखी गई है, और इसका नाम क्या है, टू अ स्काईलार्क। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है टू द स्काईलार्क, वहाँ पर
ए लगा हुआ है, जो कि आपके कौन है, शैली है, ए लगा हुआ है। और जो आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की है उस पर दा लगा है। तो टू द स्काईलार्क किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और टू आ स्काईलार्क आपकी किसकी है, पीबी शेली की है। ठीक है, चलिए आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इज इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो वो किसका है, डिकन्स का है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि पिप का जो बेनिफैक्टर था वो रियल बेनिफैक्टर कौन था इसमें। तो कौन हो जाएगा, जैगर्स हो जाएगा, मिस हैविसम होगी, या फिर स्टेला होगी, या फिर मैगविच होगा। तो कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर ऐसा है जो कि जो पिप का होता है वो रियल बेनिफैक्टर होता है, जो उनका भला चाहता है, उसके बारे में यानी कि सेक्रेटली उनके लिए पैसे भी भेजता है उनकी उसकी पढ़ाई के लिए। तो वो कौन होता है, तो कौन होता है भाई, वो हो जाता है मैगविच। तो कौन है वो, मैगविच होता है। तो द रियल बेनिफैक्टर ऑफ द पिप चार्ल्स डिकन्स का जो ग्रेट एक्सेप्टेक्शन होती है, जो कि यानी कि एक वर्क है उनका। तो इसमें जो आपके पिप होते हैं, पिप एक कैरेक्टर है जो कि हीरो हैं, जो कि एबल मैगविच नाम का एक व्यक्ति होता है, जो उनका अगर हम बात करें सीक्रेटली उनकी हेल्प करते हैं, जो कि बिना किसी को बताए उनकी हेल्प करते रहते हैं। और जब वो छोटा होता है, अब वो क्यों हेल्प करता है, क्योंकि काइंडली हेल्प इन द चर्च यार्ड वैन ही वाज अ यंग बॉय। जब वो एक छोटा लड़का होता है, मैगविच एजम्स फॉर्चून इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भागना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीक्रेटली फंड, वो क्या करता है यहाँ पे फंड भेजता है उसके लिए, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई हो सके और पिप एक अच्छा जेंटलमैन बन सके। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, गाइड यानी कि क्या करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी डिज़ायर होती है कि वो एक अच्छा जेंटलमैन बन सके और वो गलत रास्ते पे ना जाए। तो इसलिए जो आपके मैगविच होते हैं, एबल मैगविच होते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं पिप की। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, और वो किसको समझता है, वो मिस हैविसन को समझता है कि वही उसकी हेल्प कर रही है, ताकि बाद में जाकर वो अपनी लड़की तो नहीं होती है, गोद ली हुई लड़की होती है, उससे शादी करा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि मिस हैविसन क्या होती है, शादी नहीं होती है, क्योंकि इनको कोई धोखा देके चला जाता है, वो बदला लेने के लिए पीछे रहती है कि मुझे बदला लेना है उस व्यक्ति से जो बिना शादी के मुझसे भागकर चला गया, यानी कि मुझे छोड़कर चला गया। शादी के टाइम पे ऐसा होता है कि वो शादी के टाइम पर उसको छोड़कर चला जाता है, तो उसे मतलब सभी मर्द जात से उसे नफरत हो जाती है। वो सभी को ये समझती है कि सब एक जैसे होते हैं और वो सबसे बदला लेती हैं, इसलिए अपनी वो जो भतीजी होती है या उसकी जो गोद ली हुई लड़की होती है उसको इसी तरीके से वो मतलब करती है, ताकि वो सभी का इस तरीके से दिल तोड़ सके। तो ऐसी वो पिप के साथ भी करती है। जबकि वो क्या करती है कि पिप की शादी के जो उसकी यानी जो उसकी लड़की होती है उसकी शादी किसी और से करा देती है, उससे नहीं कराती है पिप से। और वो यही समझता रहता है पिप कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और तब मेरी शादी उससे होगी और वो मेरा भला चाहती है, इसलिए वो मुझे क्या भेज रही है, यहाँ पे पैसे भेज रही है मेरी पढ़ाई के लिए। जबकि ऐसा नहीं होता। एबल मैगविच ही होते हैं वो पर्सन जो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु अमंग चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर्स से योर हम्बल सर्वेंट। योर हम्बल सर्वेंट अगर हम बात करें किससे कहता है यहाँ पर, क्यों से, किस में, तो मास्टर यानी कि हेम्पियर या फिर ब्रैकिस, मिस गेम्स, उरिया हिप, किस में आपको देखने को मिलता है। हु अमंग चार्ल्स डिकन्स को कौन कहता है आपको, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो कौन सा है वहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे उरिया, ठीक है, उरिया हिप यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उरिया हिप एक कैरेक्टर होता है चार्ल्स डिकन्स के, नॉन फॉर फ्रिक्वेंटली सेइंग, जो कि कहते हैं योर हम्बल सर्वेंट एज पार्ट ऑफ हिज फैल्सली यानी कि फैल्सली हम्बल एंड हाइपोक्रिटिकल डेमेनर। ठीक है, इस रूप में आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं, जो कि ये बात कहते हुए आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम सौरभ एंड रुस्तम। सौरभ एंड रुस्तम नाम का जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो डेफिनेटली वो किसके द्वारा लिखी गई है, R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथ्यू आर्नोल्ड, राजा राव या फिर मुल्कराज आनंद। तो कौन सा हो जाएगा आपका, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ही इसको लिखा गया है। और कब लिखा गया है ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। मैथ्यू आर्नोल्ड अगर हम बात करें, जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो 1822 में वो पैदा हुए थे और 1888 में उनकी डेथ हो गई थी। इज द ऑथर ऑफ द नरेटिव पोयम सौरभ एंड रुस्तम विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1853 में इसको पब्लिश किया गया था। दिस इपिक पोयम, ये एक इपिक पोयम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। टेल द ट्रेजिक टेल ऑफ द पेरिसन
वॉरियर रुस्तम, एक प्रिजन वॉरियर रुस्तम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अननोनली यानी कि जो गलती से क्या कर देता है, किलिंग द सन, अपने बेटे को गलती से मार देता है, सौरभ इन द कम्पैक्ट, ठीक है। और इट इज इंस्पायर्ड बाय, अगर ये बात करें कि इंस्पायर्ड किससे है, तो फिरदौसी पर्सिन प्रिजन इपिक जो कि शाहनामा है, अगर हम बात करें उससे ये क्या है, प्रभावित है, इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इसको लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टच स्टोन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये टच स्टोन मैथड जो होता था ये किसका होता था, कौन से आपके ऑथर थे, तो वो थे हमारे प्यारे मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, टच स्टोन मैथड को यानी कि लेकर आए थे। तो ठीक है, तो ये आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल जाता है। क्या है ये मैथ्यू अर्नोल्ड 19th सेंचुरी विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक्स, तो वो एक क्या थे, 19th सेंचुरी के विक्टोरियन पोएट थे और साथ ही साथ वो एक क्रिटिक भी थे जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं द कंसेप्ट ऑफ द टच स्टोन मैथड को इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन हिज 1880 में वो क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ऐसे के रूप में द स्टडी ऑफ पोइट्री सॉरी तो द स्टडी ऑफ पोइट्री में वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ही वो प्रपोज करते हैं, मतलब कंपेयरिंग स्पेसिफिक हाई क्वालिटी पास, ठीक है, पैसेजेस फ्रॉम मास्टर पोइट्स, जो कि उनके मास्टर पोइट की अगर हम बात करें लाइक होमर, डेंटे एंड शेक्सपियर को, वो ये कहते हैं कि ये जो बंदे थे, 3 ऐसे बंदे थे, अगर आप इनके वर्क को, ठीक है, जैसे होता है ना कि सोने को आप अगर आप परखेंगे तो उसको कसौटी होती है, जिस पे उसको आपको खरा है या नहीं है तो उसको आप बताते हो, तो उसको जो कि टच स्टोन मेथड होता है वो एक कसौटी होती है जिसपे आप उसे परख के आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रियल चीज़ है या फिर ये नकली है। तो वो उन्होंने टच स्टोन मेथड को उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। और किन के वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, होमर, डेंटे और शेक्सपियर के, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस तरह से इनका जो वर्क है वो टच स्टोन है कि आप उनको किसी भी कसौटी पे आप उनको देख सकते हैं, उनका वर्क बिल्कुल प्योर है। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगेंस्ट अदर वर्क टू रिवोलेट दियर पोइटिक मेरिट में वो इसको शामिल करते हैं, वो देखते हैं। तो टच स्टोन मैथड क्या होता है कि किसी के वर्क को इस तरीके से परखना कि जैसे कसौटी पर खड़ा उतरना, ठीक है, तो टच स्टोन मैथड उसको कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लॉक, ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्क है जो कि उन्होंने आर्थर क्लॉक के डेथ पर लिखा है, ठीक है, वो कौन सी इलेजी है, तो कौन सी है, वो आपकी थ्रेसिस इलेजी आपको देखने को मिलती है जो उन्होंने उनकी डेथ पर लिखी थी, ठीक है, जो कि इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, जो उनकी क्लोज फ्रेंड भी थे एंड फेलो पोएट भी रहे हैं उनके, आर्थर हॉल क्लॉक, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। टाइटल थ्रेसिस उन्होंने दिया है, रिटन इन दिसंबर में उन्होंने लिखा है 1865 में एंड पब्लिश किया था इसको 1866 में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। नवंबर में उनकी डेथ हुई थी, किसकी, आर्थर हॉल क्लॉक, ठीक है, ये उनकी डेथ हुई थी कब, 1861 में हुई थी और उन्होंने लिखा कब था, 1865 में, और पब्लिश करा था 1866 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है कि अगर डेथ के बारे में पूछा जाए, हालांकि डेथ के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि रिटर्न कब हुआ था और पब्लिश कब हुआ था, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय, ये किसके द्वारा कही गई है कि जो आपकी पोइट्री होती है वो एक बॉटम होता है, ठीक है, इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का। तो ये कौन है, आपके जॉन ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, मैथ्यू अर्नोल्ड है या फिर वॉल्टर फिटर। तो कौन है, आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ही आपके फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। और दिस फेमस डेफिनेशन अपेयर्ड इन इज एसे, ये डेफिनेशन आपको ऐसे में दिखाई देती है द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में, ठीक है। और वेयर ही आर्गू करते हैं वो इस बात पर दैट पोइट्री मस्ट हैव अ हाई नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशंस ऑफ मॉरल आइडियाज टू लाइफ। वो इस बात को यहाँ पर क्या करते हैं, आर्गू करते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, बताते हैं पोइट्री यानी के बारे में, ठीक है, द स्टडी ऑफ पोइट्री, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई, हु इज द ऑथर ऑफ कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की आपको बताना है यहाँ पे कि वो कौन है, राजा राव है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, या फिर आपका GB शाह। तो कौन हो जाएंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड ही आपके वंस अगेन यहाँ पर आंसर हो जाएंगे हमारे।
ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ कल्चर एंड अनार्की, जो कि कल्चर को लेकर चलते हैं, अनार्की को लेकर चलते हैं, तो वो कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड ही हैं। और अगर हम बात करें कल्चर एंड अनार्की, अगर हम बात करें जो कि 1869 में वो लेकर लिखा था उन्होंने, मतलब लिखी है उन्होंने बाय अर्नोल्ड। और कल्चर क्रिटिक्स, यानी कि वो क्या करते हैं, कल्चर को यानी कि क्रिटिक करते हैं, उस पर क्रिटिसाइज, मतलब उसको क्रिटिक आपके रूप में आपको देखने को मिलेगा। एंड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जो कि क्रिटिक भी थे और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल में एक इंस्पेक्टर भी थे वो, ठीक है। और इट इज़ अ सेमिनल वर्क, ये उनका सेमिनल वर्क ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म पर लिखा गया है, और जिसमें वो क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कल्चर पर, ठीक है, एज अ स्टडी ऑफ परफेक्शन एंड रेमेडी फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज ऑफ द टाइम। तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलता है इनके वर्क में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम वाज रिटन। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? फिर से वंस अगेन हमारा अर्नोल्ड ही हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये किन्होंने लिखा है? ये भी अर्नोल्ड ने ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नोल्ड इम्पोर्टेंस ऑन इतना इज एन, ये जो वर्क आपको देखने को मिलता है इम्पेडोकल्स ऑन इतना, ये क्या है? ठीक है, ये किस तरह की आपको देखने को मिलेगा? ये किस तरह की पोयम है? ऑप्टिमिस्टिक पोयम है, ठीक है, मेलोड्रामेटिक पोयम है, कलरफुल पोयम है, या आइडियलिस्टिक पोयम है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ये मेलोड्रामेटिक पोयम आपको देखने को मिलती है। और यहाँ अगर हम बात करें इम्पेडोकल्स एंड इतना, क्या ऑन इतना अ ड्रामेटिक पोयम है, जो कि पब्लिश की गई थी आपकी लगभग, हम बात करें 1852 में इन द कलेक्शन। ये जो कि कलेक्शन था आपका किस चीज़ का? जो कि इम्पेडिकल्स ऑन इतना एंड अदर पोयम, जो कि अदर पोयम भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे आपको। आपको बताना है कि हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, मैन मे कम एंड मैन मे गो, ठीक है, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पर देखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन या फिर सेल। तो किसके द्वारा? अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लीजिए। दीज लाइन्स वर रिटन बाय द ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका फुल नेम है, ठीक है। दे आर द फेमस रिफ्रेन फ्रॉम हिज, ठीक है, हिज 1886 में इन्होंने लिखी है पोयम द ब्रोक आपको देखने को मिलते हैं। द पोयम इज नरेटेड, ठीक है, जो कि नरेटेड की गई है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ ब्रोक, ठीक है, अ स्मॉल स्ट्रीम दैट डिस्क्राइब्स इट्स लॉन्ग जर्नी, ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ के बारे में, लॉन्ग जर्नी के बारे में, अक्रॉस द कंट्री साइड्स, ठीक है, इम्प्रेसिस द कंट्रास्ट बिटवीन, ठीक है, कंट्रास्ट बिटवीन द फ्लेक्टिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द एटर्नल एंड्रियूड, ठीक है, एंड्रियूड नेचर ऑफ द स्ट्रीम के बारे में वो यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है 1886 में, जो कि द ब्रोक पोयम इज नरेटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ ब्रोक, ठीक है, स्माइल स्ट्रीम के रूप में आपको देखने को वहाँ पर मिल जाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे अच्छे